पर जो था वो हम बात कर रहे थे। इनिशियली केमिस्ट्री के अंदर जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर बात की गई तो वहां से आपने जो था वो स्टार्ट किया। आपने डोब्रिनर पर बात करी, आपने इसके बाद लोदरमेयर जो था उन पर बात करी। लास्ट जिस पर हमने बात करी थी वो था मैग्लिक पीरियोडिक टेबल, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या ड्रॉबैक थे, उसके क्या डीमेरिट्स थे, क्या क्या कमियां थी, हम इस पर ऑलरेडी जो था वो डिस्कस कर चुके। तो केमिस्ट्री के अंदर जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर बात करते हैं, तत्वों के वर्गीकरण पर जो था वो बात करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी हम इस पर जो था वो बात कर चुके। इन सारे ड्रॉबैक्स को जिसने दूर किया, मैंगलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था कि सारी मैंगलीफ की पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था वो सब कुछ किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर जो था बेस्ड था। और प्रॉब्लम ये थी कि केमिस्ट्री एटॉमिक मास के बेसिस पर जो था वो नहीं पढ़ी जाती। केमिस्ट्री जो भी स्टडी की जाती है वो किस पर, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होकर जो था वो स्टडी की जाती है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जो था वो पढ़ी जाती है। तो केमिस्ट्री के अंदर आज हम केमिस्ट्री जिस बेसिस पर जो था वो स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पर जो था वो बात करते हैं, जो आप कहलाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको केमिस्ट्री में कहा गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। में एक होता था मैंगलीफ की पीरियोडिक टेबल और फिर क्या कहा गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिंदी में कहा गया आवर्त सारणी का धीर ग्रुप। ये धीर ग्रुप क्यों कहा गया? केमिस्ट्री के अंदर जब आपने पीरियोडिक टेबल पर बात करी तो उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए, उन वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जो था वो 8 ग्रुप बनाए और इसके बाद फिर इनर्ट केसेस के लिए कोई जगह नहीं थी। तो केवल कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। मैंगलीफ की पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप को उन्होंने कितने पार्ट में बांट दिया था? 2 पार्ट में, मतलब हर ग्रुप का एक सब ग्रुप था। मैं ये बता रहा हूँ कि इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहा गया, इसे आवर्त धीर ग्रुप जो था वो क्यों कहा गया। तो अब ये जो 18 ग्रुप थे, ये जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप जो पढ़ते हैं, मोस्टली की पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम जिसको आप ग्रुप कहते हैं, ये टोटल 18 थे। तो 8 से बढ़कर कितने हो गए? 18 बढ़ गया। उसका फॉर्म जो था वो बढ़ गया, स्विच हो गई, वो बढ़ गया। दीर्घ फॉर्म था, लॉन्ग फॉर्म था, वो 8 बेसिस पर पढ़ा, ये 18 ग्रुप के बेसिस पर पढ़ा जाता है। इसलिए केमिस्ट्री में इस फॉर्म को क्या कह दिया गया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का दीर्घ ग्रुप। अभी बसंत क्यों कहा? क्योंकि वहां कितने वर्टिकल कॉलम थे? 8 वर्टिकल कॉलम थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम है? 18, जिसको आप ग्रुप कहते हैं। इसी बेसिस पर इसको क्या कहा गया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसे कहा गया आवर्त सारणी का कौन सा रूप? दीर्घ रूप। यहीं से स्टार्ट करें, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। और करके या करके लिखें, आधुनिक आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हर पीरियोडिक टेबल, आपने जब मैंगलीफ की पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, आपने जब मैंगलीफ की आवर्त सारणी पढ़ा, तो उस पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए, उस टेबल को अरेंज करने के लिए एक लॉ की जरूरत थी, एक प्रिंसिपल, एक रूल की जो था जरूरत थी। वो क्या कहलाया? मैंगलीफ का पीरियोडिक टेबल, जिसके बेसिस पर उन्होंने उस टेबल को जो था वो अरेंज किया, तो वो कहलाया मैंगलीफ पीरियोडिक लॉ। अब ये जो दी गई, ये मोस्ले करके साइंटिस्ट जो था उन्होंने एक्सप्लेन करी, और ये मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल दी, इन्होंने ही एटॉमिक नंबर जो था वो डिस्कवर किया। जो आप एटॉमिक नंबर जिसको आप कहते हैं, इसके बारे में भी हमको किसने बताया था? मोस्ले ने ही जो था वो बताया था। इसलिए उससे पहले फिर उन्होंने एक लॉ दिया जिसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया, या मोस्लेस पीरियोडिक लॉ जो था वो कहा गया। और करके फिर लिखिएगा, या करके लिखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। तो क्या था? मोस्ले ने करा क्या केमिस्ट्री में? मोस्ले ने जब मैंगलीफ की पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, जब मोस्ले ने मैंगलीफ की आवर्त सारणी की जो था वो अध्ययन किया, तो केमिस्ट्री में उन्हें जो सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ लगी वो ये था, उनका सारी प्रॉब्लम का जो रीजन था, उनको लगा कि प्रॉब्लम केवल इतनी सी है कि आपने सारा कुछ जितना एफर्ट किया वो एटॉमिक मास के बेसिस पर जो था एफर्ट किया।
मोस्टली जब डिस्क्राइब करते हैं आईयूपीएससी को कि मैंने कंसीडर करना कहाँ किया, तो वो कहते हैं कि मुझे आइसोटोप पे जहां से मेरे क्वेश्चन उठाए गए मैंने वहां से इस बात को करेक्ट करने की कोशिश करी। कि आपको याद है कि मैंने कहा था कि जिस जगह पर हाइड्रोजन रखा गया वहां पर आपको एक एटम नहीं है, वहां पर आपको एक्चुअल में कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। वहां पर आपको 3 समस्थानिक है और सबका एटॉमिक नंबर सेम है 1, लेकिन एटॉमिक जो था वो डिफरेंट है। लेकिन मेंडलीव ने उनको सबको एक ही प्लेस पर रखा, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो था जबकि क्या था, डिफरेंट था। तो उन्होंने कहा कि जब पूरी केमिस्ट्री हम एटॉमिक किसके बेसिस पर पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर स्टडी करते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पर स्टडी करते हैं, तो मैंने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में केवल एटॉमिक मास वर्ड को हटाया, केवल परमाणु भार शब्द को हटाया और उस एटॉमिक मास की जगह केवल क्या यूज करा, एटॉमिक नंबर जो था वो यूज किया, वो बाकी कोई एफर्ट नहीं किया। कहते हैं कि एक गलती सुधार ली जाए तो सब चीजें अपने आप जगह सेटल्ड हो जाती हैं। सिंपल सा होता है, वो पजल सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा जब वो पजल सॉल्व करते हैं उसमें भी केवल एक ही स्टेप होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, बाकी सब चीजें जो था वो अपने आप अरेंज होती हैं। वही काम बिल्कुल मोस्टली ने कहा कि सारी तरह की प्रॉब्लम में मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। मोस्टली खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे कुछ भी किसी तरह का एफर्ट नहीं करना पड़ा, बस मैंने इतना करा कि मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में से एटॉमिक मास वर्ड को जो था वो रिप्लेस कर दिया किससे, एटॉमिक नंबर से। उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब कि आप जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो था उसकी प्रॉपर्टीज क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है ना। इसी को कहा गया क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो कहा गया। इसके बेसिस पर जो टेबल बनी उसको कह दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और सारी प्रॉब्लम अपने आप जो था वो सॉल्व होती गई। हम उसको एक एक बात को डिस्कस भी करते जाएंगे कि अपने आप वो प्रॉब्लम जो था वो कैसे सॉल्व हो गई। लिखिएगा, मोस्टली proposed a law before classification of elements. Mosley proposed a law before classification of elements. Which is called modern periodic law. Which is called modern periodic law. According to, paragraph change करके, according to this law, physical and chemical properties of elements, are periodic function of their atomic number that is physical and chemical properties of element are repeated after regular interval. That is, physical and chemical properties of elements are repeated after regular interval. When these elements are arranged in increasing order of atom number. When elements are arranged
in increasing order of elements when elements are arranged in increasing order of their atomic number, increasing order of their atomic number। समझ में आ गया कि केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स को अगर आप बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करेंगे कि पहले जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे अधिक, इस तरह से अरेंज करेंगे, एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज जो था वो क्या होंगी, रिपीट होने लगेंगी। यही था ना, हिंदी में नोट करिएगा। मोस्ले ने तत्वों के वर्गीकरण से पूर्व एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति होती है। और इसी रूल के बेसिस पर जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया, जिसको आधुनिक आवर्त नियम जो था वो कहा गया, इसी के बेसिस पर एक टेबल जो था वो अरेंज करी, एलिमेंट जो था वो अरेंज किए, और जो सारणी हमको प्राप्त हुई उसी को कह दिया गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इसी में, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, on the basis of modern periodic law, elements are arranged in increasing order of their atomic number to obtain a table of elements which is called modern periodic table, हिंदी में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर
आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, देखा, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने, स्विच ऑन होगा, तत्वों को व्यवस्थित करने, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने, नंबर देखो, नहीं कुश्ती नहीं लड़ना पड़ती है, टूट जाएगा, ट्रेन हो रहे इसको। देखा, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने पर, तत्वों को व्यवस्थित करने पर प्राप्त सारणी, प्राप्त सारणी, प्राप्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी, प्राप्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, प्राप्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, प्राप्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब जो कुछ भी पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में या जब तक पढ़ा जाएगा दुनिया में, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर ही जो था वो पढ़ा जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज को देख लें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के विभिन्न गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के विभिन्न गुण। अगर हम ग्रुप्स की और पीरियड्स की बात करें तो इधर पर क्या है, 18 वर्टिकल कॉलम है, 18 जो था वो लंबवत कॉलम थे, जो थे वर्टिकल कॉलम जो थे, ग्रुप जो थे उनको वर्टिकल कॉलम जो थे उनको क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम मेनलिफ की तरह 7 जो था, 7 जो था वो हॉरिजॉन्टल रो, 7 जो था वो क्षैतिज खाने थे जिनको क्या कहा गया, आवर्त पीरियड जो था कहा गया। बस नंबर का चेंज है, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी पैटर्न पर जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये 2 पॉइंट तो लिखे, इसके बाद और जो है अलग एक्स्ट्रा वो लिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम, कॉलम, देयर आर 18 vertical column, there are 18 vertical column which are called groups. There are 18 vertical column, there are 18 vertical column which are called groups, which are called groups, which are called groups. हिंदी में फर्स्ट पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 आधुनिक आवर्त सारणी में 18 18 आधुनिक आवर्त सारणी में 18 लंबवत खाने उपस्थित हैं, 18 लंबवत खाने उपस्थित हैं, 18 लंबवत खाने उपस्थित हैं जिन्हें समूह या वर्ग कहा जाता है, जिन्हें समूह या वर्ग कहा जाता है, जिन्हें समूह या वर्ग कहा जाता है। Second point, there are 7 horizontal row, 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 there are 7 horizontal row which are called periods, which are called periods। आवर्त सारणी में 7 हिंदी में आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने, आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने उपस्थित हैं, 7 क्षैतिज खाने उपस्थित हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर अब क्या चेंज था,
कि केमिस्ट्री में अब की बार अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर केमिस्ट्री के अंदर पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर बांट दिया गया है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि जब आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर होता है, अगर एस ऑर्बिटल में एंटर होगा तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी में एंटर होगा तो पी ब्लॉक, डी में एंटर होगा डी ब्लॉक और एफ में एंटर होगा तो एफ ब्लॉक। ये बात वहां पर एक्सप्लेन नहीं की गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में 4 ब्लॉक में जो था वो डिवाइड किया गया। एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिएगा थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, on the basis of electronic configuration, 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 electronic configuration, modern periodic table, modern periodic table, on the basis of electronic configuration, modern periodic table, modern periodic table classified into modern periodic table classified, modern periodic table classified into 4 block, modern periodic table classified into 4 block, into 4 block। हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया। उसके नीचे चारों ब्लॉक लिख लें। फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्व। सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्व। थर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्व। एसपीडीएफ हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी को स्मॉल लिखें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्व। नेक्स्ट फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक तत्व। यह था केमिस्ट्री के अंदर 4 ब्लॉक जो था वो इनमें विभाजित जो था वो किया गया। वहां पर इनर्ट गैसेस के लिए कोई जगह नहीं रखी गई, लेकिन इनर्ट गैसेस को यहाँ पर किस ग्रुप में रखा गया? 18th ग्रुप के अंदर जो था वो रखा गया। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड इन 18th ग्रुप। इनर्ट गैसेस, inert gases are placed, inert gases are placed in 18th group, inert gases are placed in 18th group, inert gases are placed in 18th group, inert gases are placed, inert gases are placed in 18th group। अक्रिय गैसों को 18th समूह, अक्रिय गैसों को 18th समूह, अक्रिय गैसों को 18th समूह में रखा गया। अक्रिय गैसों को 18th समूह में रखा गया। एक ब्लॉक एलिमेंट्स को बिल्कुल अलग रख दिया गया पूरी पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मेन पीरियोडिक टेबल के या एस ब्लॉक है, बी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है। ए ब्लॉक को सेपरेटली जो था वो रखा गया, पृथक रूप से जो था वो रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ए ब्लॉक एलिमेंट्स, A block elements are placed, A block elements are placed separately, 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 A block elements are placed separately। A ब्लॉक तत्वों को पृथक स्थान पर रखा गया। A ब्लॉक तत्वों को पृथक स्थान पर रखा गया। ए ब्लॉक तत्वों को पृथक स्थान पर रखा गया। डी ब्लॉक के लिए कहां जगह दी गई? एस और पी के बीच में जो था वो जगह दी गई, पता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक।
D block elements are placed between S and P block. S block elements are placed between D block elements are placed between S and P block elements. D block elements are placed between S and P block elements. S and P block elements. D block elements are placed between S and P block elements. हिंदी में D ब्लॉक तत्वों को S एवं P ब्लॉक के मध्य रखा गया। D ब्लॉक तत्वों को S एवं P ब्लॉक तत्वों के मध्य रखा गया। D ब्लॉक तत्वों को S एवं P ब्लॉक तत्वों के मध्य रखा गया। D ब्लॉक तत्वों को S एवं P ब्लॉक तत्वों के मध्य रखा गया। यह था जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट थे उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। लेंथेनाइट का एक अलग ग्रुप बना दिया गया और एक्टिनाइट का जो था वो अलग ग्रुप बनाया गया। देखें, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, lengthenites and actinides are placed separately. Lengthenite and actinides are placed separately. Lengthenite and actinides are placed separately. हिंदी में लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट तत्वों को पृथक पृथक समूह में रखा गया। लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट तत्वों को पृथक पृथक समूह में रखा गया। लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट तत्वों को पृथक पृथक समूह में रखा गया। ये था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये तो उसके कैरेक्टर बता रहा था सिंपल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने आना जो था, जितने भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल था जिसके बेसिस पर केमिस्ट्री पढ़ी जाती थी, उसके सारे जो डिमेरिट्स थे, ड्रॉबैक थे, उनको क्या कर दिया, दूर जो था वो कर दिया। वो करा क्या, अपने आप हुआ सब कुछ, मैंने आपको जैसा बताया, और कैसे हुआ वो उसी को जो था बताना। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि किस तरह जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक को, डिमेरिट्स को, उनकी कमियों को जो था वो दूर करती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हेडिंग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव्स द ड्रॉबैक ऑफ modern periodic table removes the drawback of Mendeleev's periodic table. Modern periodic table removes the drawback of Mendeleev's periodic table. Modern periodic table removes the drawback of Mendeleev's periodic table. Modern periodic table removes the drawback of Mendeleev's periodic table. हिंदी में लिखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को दूर करना। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को दूर करना। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को दूर करना। ये था। बस एक ही काम करा मोस्ले ने, अगर देखा जाए कि जिस बेसिस पर उन्होंने बात करना शुरू करी, चाहे रूल्स या प्रॉपर्टीज मैच करती हो या ना करती हो, कैरेक्टर मैच करते हो या ना करते हो, वो उस बात से, अपनी बात से नहीं हटे। उन्होंने केवल एक बेस लाइन तैयार करी कि चाहे प्रॉपर्टीज मैच करेंगी या नहीं करेंगी, मैं इस बात को इग्नोर करूंगा और मैं केवल एक ट्रैक पर जो था वो चलता रहूंगा, और वो था एटॉमिक नंबर, कि मैं जब भी अरेंज करूंगा केवल एटॉमिक नंबर जो था वो रहेगा। तो पहले मेंडलीव का पहला जो ड्रॉबैक था, पहला डीमेरिट जो था, कमी थी, वो ये था कि हाइड्रोजन को फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप के अंदर अलग अलग यहाँ रखा गया। उन्होंने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, उसके क्या कैरेक्टर है मुझे इससे मतलब नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले उनको कहाँ रखा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर जो था वो हाइड्रोजन को प्लेस किया गया। तो उसका दोष जो था, दो जगह एक ही एलिमेंट का दो जगह होना, ये अपने आप दूर हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो था वो रखा गया, सेवंथ ग्रुप से उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। और उसका रीजन केवल क्या दिया कि मुझे प्रॉपर्टीज को मैच नहीं करना,
मैंने सिंपल किसके बेसिस पर बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बात कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो प्लेस है, जो सबसे पहली जगह स्थान है वो किसका आता है, हाइड्रोजन का। तो वो जगह जो था वो किसको दे दी गई, हाइड्रोजन को जो था वो दे दी गई। फर्स्ट पॉइंट, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, in modern periodic table hydrogen is placed, in modern periodic table hydrogen is placed, hydrogen is placed, hydrogen is placed, hydrogen is placed in first group, hydrogen is placed in first group, hydrogen is placed in first group, hydrogen is placed in first group because atomic number of hydrogen, because atomic number, because atomic number of hydrogen is 1, because atomic number of hydrogen is 1, because atomic number of hydrogen is 1। हिंदी में, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा गया, 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 क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। यह था। सेकंड प्रॉब्लम थी आइसोटोप से समस्थानिकों को। सबको प्रॉब्लम ये थी कि मेंडलिस की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को, समस्थानिकों को एक ही जगह पर जो था वो रख दिया गया। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, 11, 12, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, लेकिन इन तीनों को एक ही जगह पर रखा गया था। मेंडलिस के अकॉर्डिंग ये बात गलत थी क्योंकि इनके एटॉमिक मास जो था वो डिफरेंट थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन ये अपने आप की प्रॉब्लम जो थी अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो था वो करेक्ट हो गई। जो मोस्टली थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें आइसोटोप्स को एक ही जगह पर रखा गया। क्यों? क्योंकि इनके क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे हाइड्रोजन की है एक ही जगह रहेंगे, एटॉमिक नंबर सेम है। जहां पर आपको क्लोरीन दिखाई देता है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप 1735 और क्लोरीन 1737, ये था। यहाँ पर इनको भी एक ही जगह पर रखा गया क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर जो थे वो सेम थे। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को एक ही जगह पर जो था वो रखा गया क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर जो था वो समान होते हैं। ये भी दोष जो था, ये ड्रॉबैक जो था ये दूर हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेगा, isotopes are placed in one place, isotopes are placed in one place, isotopes are placed in one place, isotopes are placed in one place because isotopes of an element, because isotopes of an element, because isotope of an element have same atomic number, समझ गया? तो आइसोटोप्स को एक ही जगह पर रखा गया क्योंकि किसी एक एलिमेंट के जो भी आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। हिंदी में, समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया, समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया, समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। तीसरा, इनर्ट गैसेस की प्रॉब्लम थी कि इनर्ट गैसेस के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। जब वो उनको से ये प्रॉब्लम की गई तो उन्होंने इस बात को एडजस्ट करने के लिए वहां पर एक लास्ट ग्रुप बना दिया, क्योंकि वो नंबर अगर कुछ देते तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती, इसलिए वो क्या कहा,
उसको जीरो ग्रुप जो था वो कहा। तो उन्होंने जीरो ग्रुप इसलिए नहीं कहा था कि वैलेंसी जो था वो जीरो, क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पर आप वैलेंसी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, परमाणु भार के आधार पर किसी की संयोजकता जो था वो ज्ञात नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी में रख देता हूं इनको, कोई नंबर नहीं दे रहा। नंबर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि नंबर अगर दूंगा तो मेरा सारी प्रॉपर्टी जितना कुछ कहा वो सब कुछ जो था वो गलत हो जाएगा। तो उसको जीरो ग्रुप कहा ताकि वो नंबर में किसी तरह का कोई करेक्शन ना करना पड़े। अब फिर इन्होंने कुछ नहीं कहा, वहां पर भी आखिरी में थे इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनर्ट गैसेस क्या है, लास्ट में है, लेकिन अब वो जब अरेंज करते हुए आए तो वो कौन सा नंबर था, 18 ग्रुप। तो इनर्ट गैसेस को 18 ग्रुप में कहा गया और अब वो लॉजिकल बन गया। अब उनके पास लॉजिक नहीं था कि वो उसको जीरो ग्रुप क्यों कहा गया। अब मोस्ले ने कहा कि अब मेरे पास लॉजिक है कि अब इसको जीरो कह रहा हो तो कहो आप इसको जीरो, इसलिए कहो क्योंकि केमिस्ट्री में जो ग्रुप है वो केमिस्ट्री में कोई भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप है वो वैलेंसी से जो था वो रिलेट करता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, है ना, प्लस माइनस से मतलब नहीं, क्या होगी, 1 होगी। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से जो है वो 2। तो केमिस्ट्री में ग्रुप जो था वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से केमिस्ट्री में किससे रिलेट करते हैं, संयोजकता वैलेंसी से जो था वो रिलेट करते हैं। मेंडलिस ये बात जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। मोस्ले ने कहा कि आप जितने भी 18 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं इन 18 ग्रुप को आप जीरो ग्रुप भी कह दो, क्योंकि इनर्ट गैसेस की वैलेंसी जो था वो जीरो है। और जीरो इसलिए है क्योंकि इनका आउटर शेल जो है वो क्या है, कंप्लीट। इनका ऑक्टेट जो था वो कंप्लीट है। इनके आफ्टर लास्ट शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ना एक्सेप्ट करते। हीलियम के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये बात हीलियम पर भी अप्लाई होती है। हाँ, ये बात जरूर सही है केमिस्ट्री में कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, 1s2। तो केमिस्ट्री में इसके पास एक ही ऑर्बिट है और एक ही ऑर्बिटल है। के नाम के ऑर्बिट में केवल एस ही ऑर्बिटल रहता है और एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। हाँ, तो इसको 2 है। अगर इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना भी चाहोगे तो उसके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए केमिस्ट्री में हीलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। कौन कौन नहीं करता कंप्लीट, अष्टक कौन कौन पूर्ण नहीं करता, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते स्टेबल होने के लिए, अपना डुप्लेट जो था वो कंप्लीट करते हैं। इनको केवल 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो चाहिए। तो कहा, उन्होंने कहा इस पर भी मेरी ये बात अप्लाई होती है क्योंकि इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसलिए ये भी ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए 18 ग्रुप को आप जीरो ग्रुप कहो और कहो कि इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, जीरो। अब जो था वो लॉजिकल हो गई, ये बात लॉजिक है इसके पीछे, इसको जीरो ग्रुप जो था वो क्यों कहा गया। लिख लीजिए यही बात जो कहा, इनर्ट गैसेस इनर्ट गैसेस इनर्ट गैसेस inert gases are placed in 18 group. Inert gases are placed in 18th group. Inert gases are placed in 18th group. This group also regarded as 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 zero group. This group also regarded as zero group. This group also regarded as zero group because valency of these elements is zero, because valency of these elements is zero। रीजन भी दे दिया उसके अंदर कि इसको जीरो ग्रुप भी हम क्यों कहते हैं। देखें, अक्रिय गैसों को 18th समूह में रखा गया। अक्रिय गैसों को 18th समूह में रखा गया। 18th समूह में रखा गया। 18th समूह में रखा गया, जिसे शून्य समूह भी कहा जाता है। जिसे शून्य समूह भी कहा जाता है। जिसे शून्य समूह भी कहा जाता है। जिसे शून्य समूह भी कहा जाता है क्योंकि इन तत्वों की संयोजकता 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 शून्य होती है। क्योंकि इन तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। फिर एक प्रॉब्लम थी आपको किससे, आर्गन और पोटेशियम से। ये लिखाया था, किसको पहले रखा गया था, आर्गन को, जबकि
जबकि उसका एटॉमिक मास जो था वो ज्यादा था। अब हम इसको मोस्ले के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो किसको पहले रखा गया? फिर मोस्ले ने कुछ भी एफर्ट नहीं किया, लेकिन ये प्रॉब्लम अपने आप जो था वो दूर हो गई कि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और पोटेशियम का होता है 19। तो ये इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा किसी को भी, इसलिए नहीं रहा क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो था वो 19 है, और जिसका कम होगा उसको पहले रखा जाएगा। तो फिर कोई चेंज नहीं किया, लेकिन वो जो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था वो ऑब्जेक्शन अपने आप दूर हो गया। किसके बेसिस पे बात करने पर? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, आर्गन is placed before potassium. Argon is placed before potassium. Argon is placed before potassium. Argon is placed before potassium because atomic number of argon 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 is 18 because atomic number of argon is 18 because atomic number of argon is 18 while atomic number of potassium is 19 while atomic number of potassium is 19। ये भी दूर हो गई प्रॉब्लम अपने आप। लेकिन हिंदी में आर्गन को पोटेशियम से पहले स्थान प्रदान किया गया। आर्गन को पोटेशियम से पहले स्थान प्रदान किया गया। आर्गन को पोटेशियम से पहले स्थान प्रदान किया गया। आर्गन को पोटेशियम से पहले स्थान प्रदान किया गया क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 जबकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। 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 देखिए क्या प्रॉब्लम थी, क्वाइन मेटल्स को लेकर प्रॉब्लम बताई थी। क्वाइन मेटल्स क्या थे? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इनको केमिस्ट्री में अगर बात की जाए तो इनको केमिस्ट्री में पहले एल्कली मेटल्स के साथ में जो था वो रख दिया गया। वो सॉफ्ट मेटल जो था वो कहलाती थी। तो इनको मेनली की पीरियोडिक टेबल में इनको कहाँ रखा गया था? एल्कली मेटल्स के साथ में जो था वो रखा गया था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अगर आप इसको देखेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर ये जहां पर प्रेजेंट है वो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? उस पर हम बात करेंगे एक एक उस पर। तो लेकिन केमिस्ट्री में अब जब ये इनको रखा गया तो इसको कहाँ जगह दी गई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जगह दी गई। एल्कली मेटल्स उनको हटा दिया गया क्योंकि इसकी मैच प्रॉपर्टी जो था वो मैच नहीं करती थी। किससे? एल्कली मेटल। लेकिन अब हटाने का मतलब ये नहीं था कि उनको हटाकर, क्योंकि इसलिए हटाया गया कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती थी, बल्कि सिंपल कुछ नहीं किया गया, बस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो था वो इनको अरेंज करते आए। जहां पर उनको जगह मिलती गई वहां पर आ गए, और जब जगह बनने के बाद पूरा टेबल जो था वो सेटल हुआ तो देखा कि ये कहां पर है? सब के सब एक ही जगह पर है। एल्कली मेटल से बिल्कुल दूर हो गए। एल्कली मेटल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर जो था वो प्रेजेंट है केमिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर ये देखा जाए अगर आप तो डी ब्लॉक के अंदर जो लास्ट ग्रुप आता है, डी का मतलब 10th, और जिंक वाला जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये था। इसके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट जो था वो हो जाता है। पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? 13। पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 to 18, ये था। और डी ब्लॉक जो है वो केमिस्ट्री में, डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में डी ब्लॉक है 3rd to 12th। 12th ग्रुप जो है वो जिंक है लास्ट। तो ये कौन सा है? 11। तो पूरी की केमिस्ट्री में अपने आप जो था इनकी प्रॉपर्टी सबकी एक थी, कॉपर की, सिल्वर की और गोल्ड की, तीनों की प्रॉपर्टीज एक थी।
मोस्ले ने कोई एफर्ट नहीं किया। जब देखा तो वो एक ही ग्रुप के अंदर आ गए, सब एक ही फैमिली बन गई और कोई एलिमेंट्स बचे नहीं। कॉपर था, कॉपर के नीचे सिल्वर था और सिल्वर के नीचे जो था वो गोल्ड था। मतलब पहले जिसको एल्कली मेटल्स के साथ में रखा गया था, बिना कुछ एफर्ट किए जब एटॉमिक नंबर से अरेंज किया तो इनकी एक ही फैमिली बन गई और फैमिली नंबर, ग्रुप नंबर जो था वो क्या था, 8 10 11। अपने आप ये जो था प्रॉब्लम दूर हो गई। कहने का मतलब ये है कि क्वाइन मेटल्स को एल्कली मेटल से अलग हटा लिया गया, लेकिन उसका मतलब ऐसे मत समझना कि अलग हटाया गया। एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया, वो किस ग्रुप में है, 11th में, केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेकिन क्वाइन मेटल्स, नेक्स्ट पॉइंट, क्वाइन मेटल्स ब्रैकेट में लिख लो, क्वाइन मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड। क्वाइन मेटल्स copper silver gold. Coin metals are placed in d block elements. Coin metals are placed in d block. Coin metals are placed in d block because properties of these elements 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 similar to d block 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 elements। हिंदी में मुद्रा धातुएं या सिक्का धातुएं, जो भी लिखना हो, सिक्का धातुओं को डी ब्लॉक तत्वों के साथ रखा गया। सिक्का धातुओं को डी ब्लॉक तत्वों के साथ रखा गया। सिक्का धातुओं को डी ब्लॉक तत्वों के साथ रखा गया। सिक्का धातुओं को डी ब्लॉक तत्वों के साथ रखा गया क्योंकि इनके विभिन्न गुण डी ब्लॉक तत्वों के समान होते हैं। क्योंकि इनके विभिन्न गुण डी ब्लॉक तत्वों के समान होते हैं। क्योंकि इनके विभिन्न गुण डी ब्लॉक तत्वों के समान होते हैं। एक प्रॉब्लम और थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये सब अलग अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, जबकि केमिस्ट्री में ये एक ही फैमिली कहलाती है। कहीं पर भी हो इन्हें एक ही जगह पर आना चाहिए। केमिस्ट्री में कलेक्टिवली अगर इनको कोई नाम दिया जाए, जैसे कॉपर सिल्वर और गोल्ड को कौन सी मेटल्स कहते हैं, क्वाइन मेटल्स। इसी तरह आयरन, कोबाल्ट और निकेल को फेरस मेटल्स कहा जाता है। फेरस धातुएं, फेरस का मतलब होता है आयरन, तो कोबाल्ट एक अलग मेटल है ना, निकेल एक अलग मेटल है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह है, आयरन की तरह है। तो कलेक्टिवली इनको एक नाम दे दिया गया, संयुक्त रूप से एक नाम दे दिया गया, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, एक फेरस मेटल्स, फेरस धातुएं जो था वो कहा गया। तो ये अपने आप एक ही सीरीज में है। ट्रांजिशन मेटल्स को आप पढ़ेंगे, ये पूरा वैसे 12th में आपको पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में जब ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते, टॉप टू बॉटम स्टडी नहीं करते, लेफ्ट टू राइट जो था वो स्टडी करते हैं, बाएं से दाएं जो था वो स्टडी करते हैं। और पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, पूरे डी ब्लॉक को 4 सीरीज के अंदर बांट दिया गया है केमिस्ट्री में स्टडी करने के लिए। आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी आया है तो बता रहा हूँ। तो डी ब्लॉक को टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ते, मतलब ऐसे नहीं पढ़ते जैसे एल्कली एस ब्लॉक पढ़ोगे तो इस तरह से स्टडी करोगे, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो 13 to 18 इंडिविजुअल पढ़ा जाएगा, टॉप टू बॉटम, 13 14 15 16 17 18 टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जैसे ही आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स आओगे तो ग्रुप वाइज स्टडी नहीं परमिट करती इस केमिस्ट्री। आना कहती है केमिस्ट्री कि आप लेफ्ट टू राइट स्टडी करो, बाएं से दाएं जो था वो स्टडी करो, क्योंकि इनके एटॉमिक साइज सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु आकार लगभग समान होते हैं। जैसे आयरन और कोबाल्ट, इनके एटॉमिक साइज लगभग एक जैसा होगा, तो इनका सारे नेचर, इनकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग क्या होती हैं, एक जैसी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस तरह फैमिली मत बनाओ, इनकी फैमिली इस तरह बनाओ, क्योंकि इस रो के अंदर जब आप जाते हो तो इनके एटॉमिक साइज बिल्कुल क्या होते हैं, सेम। किसके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने सीरीज में बांट दिया गया, 4 सीरीज के अंदर जो था बांट दिया गया। पहली सीरीज को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या बोल दो 3D सीरीज, सेकेंड को 4D सीरीज, फिर थर्ड को 5D सीरीज और लास्ट को 6D सीरीज।
3D, 4D, 5D और 6D। और उसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर होता है उन सबको कह दिया गया है 3D। आप 30 तक ही पढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ से आप किसी को भी जब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपने करा हुआ है वैसे इसका, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें से सारे एलिमेंट जो है वो किस में जाता है, 3D के अंदर जाता है, जिंक 30 तक। यहाँ पर तो कितनी सीरीज में बांटा गया, 4 सीरीज में, 3D, 4D, 5D और 6D। तो मैं ये कह रहा था जो कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट और निकल जो था, है ना, वो सब अलग अलग हो गए थे। वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब इनको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, तो ये सब एक ही फैमिली के अंदर, एक ही सीरीज के अंदर जो था वो आ गए, फेरस मेटल्स, है ना। तो फेरस मेटल किसमें प्रेजेंट है, डी ब्लॉक की कौन सी सीरीज में, 3D सीरीज में। लेकिन फेरस मेटल्स, फेरस मेटल्स, फेरस मेटल्स ब्रैकेट में लिखना किसको कहते हैं, फेरस मेटल्स ब्रैकेट में लिख लो, आयरन, Fe, कोबाल्ट, निकल। फेरस मेटल्स, फेरस मेटल आर प्लेस्ड इन 3D सीरीज, इन 3D सीरीज। 3D का मतलब समझ जाएंगे, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चाहे तो लिख सकते हैं अगर ध्यान ना रहे। फेरस मेटल्स ब्रैकेट में लिखा तीनों, आयरन, कोबाल्ट और निकल आर प्लेस्ड इन 3D सीरीज। और 3D सीरीज ना हो तो समझ लेना कि कौन सा ब्लॉक है ये, डी ब्लॉक। और 3D सीरीज में क्या टॉप टू बॉटम है या लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। पहली सीरीज जो है ना 21 से 30 तक, 21 टू 30 एलिमेंट जो है ना, अगर ऐसे याद रखना हो आपको तो 21 से लेके 30 तक की जो एलिमेंट्स की सीरीज है उसको कहा जाता है 3D सीरीज। केमिस्ट्री में 21, 22, 23 ऐसे कहा तक 30 तक के एलिमेंट, 21 टू 30 तक के एलिमेंट जो है वो 3D सीरीज के एलिमेंट जो था वो कहलाए। हिंदी में फेरस धातुओं, फेरस धातुओं, फेरस धातुओं को 3D श्रेणी, 3D श्रेणी में रखा गया। फेरस धातुओं, उसमें ब्रैकेट में लिखना फेरस धातुएं क्या है, फेरस धातुओं को 3D श्रेणी में रखा गया, फेरस धातुओं को 3D श्रेणी में रखा गया। ये था आपका मेंडलिक पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ चुके, उसके ड्रॉबैक कैसे दूर हो गए वो भी अपने आप कुछ भी फर्क नहीं था, वो सारे लिखा दिए। अगर पूछा जाए कि किस तरह उसके डीमेरिट्स को दूर किया गया, रिमूव किया गया, इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये जो आज दिखाया ये था, जो लास्ट पॉइंट हम हेडिंग कर रहे थे, लिख रहे थे, ये वाला पॉइंट। अब कल जो बात करेंगे ब्लॉक वाइज प्रॉपर्टीज के, पूरे एज ब्लॉक जो होंगी उनकी प्रॉपर्टीज सबकी एक जैसी होंगी। तो एज ब्लॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज, अब ब्लॉक वाइज जो था क्लासिफिकेशन जो था वो पढ़ा जाएगा, फिर पीरियोडिसिटी जो था पढ़ा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो था ब्लॉक वाइज बात करेंगे कि एज ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज, पी की क्या, डी की क्या, एफ की क्या है ना, किन को कहा गया, किस तरह कहा गया, इस पर जो था वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।